यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी हम इस यूनिट को स्टार्ट कर चुके हैं, काफी कुछ हम इसके अंदर समझ चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था एक टॉपिक विच इज कंजप्शन फंक्शन, जहां पर हमने ये समझा कि किस तरीके से जो एक इंडिविजुअल होता है वो कंज्यूम करता है। तो वहां पे हमने दो चीजें पढ़ी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी और एमपीसी। मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो टॉपिक है वो रीजन असर्शन और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज अब हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे थे कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। भाई जितना सामान आप बेचोगे, जितना आउटपुट आपका प्रोड्यूस हुआ होगा उतना सामान आप बेचोगे, और जितना सामान आप बेचोगे उतना पैसा आप कमाओगे, ठीक है। उस कमाए हुए पैसे का यूसेज क्या है? हम एग्रीगेट सप्लाई को y से रिप्रेजेंट करते हैं और y इज द नेशनल इनकम, और इसके दो ही कंपोनेंट्स है C प्लस S। अपनी कमाई हुई इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे, यही तो बात है। तो यहाँ पर हम आपको यही सिखाएंगे अब कि एक कंज्यूमर मतलब एक इकोनॉमी जब पैसा कमाती है, जब नेशनल इनकम अर्न करती है, तो वो खर्च कैसे करती है वो हमने लास्ट क्लास में सीखा, उसकी टेंडेंसी टू कंज्यूम। अब आज हम सीखेंगे टेंडेंसी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है कि हम यहाँ पर कितनी अपनी इनकम का पोर्शन सेव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे वहां था प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू कंज्यूम, यहाँ पर क्या है प्लानिंग टू सेव। सो सेविंग फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, कि दोनों के बीच का रिश्ता है कि नेशनल इनकम और सेविंग आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्केड्यूल देख लेते हैं। बहुत पुराना हो चुका है ये स्केड्यूल, अब याद भी हो गया होगा। हमने इनकम ली है फ्रॉम द 0 लेवल टू 600, और आप देख रहे हो कि इनकम लगातार बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से हम देख रहे हैं कि इनकम हमारी बढ़ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम कंजप्शन कर रहे हैं। 0 लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम बिल्कुल 0 है तुम्हारी, पर तब भी तुम देख रहे हो तुम कंजप्शन कर रहे हो। ये कंजप्शन कहाँ से आ रहा है फिर से बताओ? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। कहां से पूरा करोगे इस खर्चे को? अपनी सेविंग से। तो बेसिकली अगर आपको सेविंग कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है सेविंग निकालने के लिए? y माइनस सी। तो भाई आपके पास इनकम तो कुछ नहीं है, खर्चा आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी सेविंग्स क्या हो रही है? नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अभी भी अगर आप देखो तो कमाया 100 लेकिन खर्चा अभी भी 120 का कर रहे हो, तो अभी भी फिर से आपको अपनी डिस सेविंग्स करनी पड़ रही है। अब आए हम ऐसे पॉइंट पे जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर हो गया, 0। वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है, जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे अब इनकम बढ़ने लगी। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजप्शन बढ़ रहा है। अब 300 माइनस 280, लेकिन हमारी इनकम से कम हो चुका है, तो अब आपकी सेविंग्स कैसे होने लगी है? पॉजिटिव। 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 60, और 600 माइनस 520 80। तो हमने एक पैटर्न देखा कि हमारी सेविंग्स कैसी होती हैं, कि स्टार्टिंग में जब हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं इनकम के, तो उस टाइम पे तो देखो डिस सेविंग्स होती है, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल के लिए हम खर्चा करते हैं अपनी सेविंग्स में से। बट जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हम 0 सेविंग्स पे पहुंच जाते हैं, कि मतलब चलो हमारी सेविंग इस्तेमाल नहीं हो रही, ना तो हम सेव कर रहे हैं ना ही हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 0 सेविंग की पोजिशन में हम, जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर आ गए हैं। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन सेविंग्स भी बढ़ रही है, सेविंग्स पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सेविंग के 3 नेचर नजर आए, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। इसी के ऊपर बेस्ड है ये देखो कर्व। अगर आपको किसी भी कर्व का नेचर पता है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स में इसलिए परेशान होते हुए देखा है कि हमें कर्व नहीं पता कि कब कौन सा कर्व कैसे बनेगा। क्यों? रीजन बीइंग कि आप ना लॉजिकली समझते ही नहीं हो, आप रट्टा मारते हो कर्व की शेप का भी। अच्छा ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यहां से निकलता है यहां से निकलता है, क्यों निकलता है? हर कर्व का एक रीजन है। मैंने यहाँ पर आपको सेविंग का नेचर समझाया ना, कि स्टार्टिंग में सेविंग्स कैसे होती है? नेगेटिव। तो आप हमेशा अपनी सेविंग को कहां से स्टार्ट करोगे? नेगेटिव एक्सिस से। ये आपका वाई एक्सिस है ना, और ये नेगेटिव एक्सिस होता है, आपको पता है, इतना तो बचपन से पढ़ते आए हो। तो ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स है, और ये नेगेटिव सेविंग्स हमेशा किसके बराबर होंगी? ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर। और जब तक आप यहां पर हो तब तक आप कौन से सिचुएशन में हो? आप डिस सेविंग के सिचुएशन में हो, ठीक। अब आप देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पे, हाँ अब ये पॉइंट यहाँ टकरा गया है एक्स एक्सिस को। जब कोई कर्व किसी भी एक्सिस को टकरा जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो वेरिएबल 0 है।
यानी कि यहाँ पर सेविंग जीरो होगी, और जब सेविंग जीरो होती है तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमारी जो इनकम है वो कंजप्शन के बराबर है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ आ रही है? अब धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, जैसे जैसे आप इनकी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सेविंग्स क्या होती चली जा रही है, पॉजिटिव बढ़ती जा रही है। तो ये वाला पोर्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग को। तीन नेचर दिख गए, डिस सेविंग, जीरो सेविंग और सेविंग्स। बात समझ आई कि क्यों हमारा सेविंग कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आपको पता चल गया क्यों नेगेटिव वाई एक्सिस है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजप्शन हम कर रहे हैं जो हमारी डिस सेविंग के बराबर है। सेविंग कर्व का पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि जिसके साथ आप इसका कंपैरिजन करके चल रहे हो ना, आप जिसके साथ इसका रिलेशन बना रहे हो, उसके साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और जैसे अगर इनकम कल को डाउन होने लग गई तो आपका सेविंग भी कम होने लगेगा। ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग जीरो है। क्यों? क्योंकि जितना कमाया उतना ही हमने खर्च कर दिया, और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट से आप आगे बढ़ते हो, आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। जब इनकम गिरेगी तो कंजप्शन भी तो गिरेगी। हाँ, कंजप्शन नहीं, कंजप्शन तो देखो गिरेगा नहीं ना, मिनिमम सर्वाइवल वाला कंजप्शन तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कह रही हूँ ये 40 मेरा मिनिमम सर्वाइवल का कंजप्शन है, तो ये इतना तो रहेगा। तो मैम 600 के बाद वो वापस आप चलो उल्टा इस चीज को रिवर्स देख लो ना, 600 500 400 रिवर्स लेके चलो तो देखो कंजप्शन घट रहा है, ये देखो घट रहा है, लेकिन ये पॉइंट तो रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है सब? हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब वही इसके दो पार्ट्स, एपीएस और एमपीएस। इसको बंद करो, फोटो लो इसकी। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये भी दो तरीके के हमारे पास, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपने एपीसी और एमपीसी अच्छे से समझ लिया है तो आपको एपीएस और एमपीएस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां हम बात कंजप्शन की कर रहे थे, तो यहां हम बात सेविंग की करेंगे। जब बात होती है एवरेज की, क्या बताया था लास्ट क्लास में भी एपीसी में, कि एवरेज का मतलब हमेशा होता है कि जहां पर आप टोटल के साथ डील करते हो, कि टोटल अपॉन नंबर। आप ये जानना चाहते हो कि आप जिस लेवल ऑफ इनकम पे हो, उस लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग कितनी है। कि अगर आप एक लेवल पे हो, 600 लेवल ऑफ इनकम पे हो, तो उस लेवल ऑफ इनकम पे आपकी टोटल सेविंग कितनी है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, बेसिकली आप वो जानना चाहते हो। सो एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल का मतलब क्या है, जहां पर आप अभी सेविंग देख रहे हो वो सेविंग कौन से लेवल ऑफ इनकम पर है। ठीक है? नेक्स्ट, इसी तरीके से मार्जिनल की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, चेंज। हम मार्जिनल को किससे डिनोट करते हैं, चेंज से या फिर एडिशनल से। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है दैट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम, कि इनकम में चेंज हो जाने की वजह से आपकी सेविंग कितने से चेंज होती है। ठीक है? अब दोनों के फॉर्मूलाज क्या है, अगर मैं एपीएस की बात करूं तो सेविंग अपॉन में इनकम, जो आपकी सेविंग है वो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पे है, आप वो लिखोगे यहाँ पे। एमपीएस का क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ये जो ट्राइंगल की शेप है इसे क्या बोलते हैं, चेंज, और डेल्टा। ठीक है? उसके बाद अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कह रहे हैं दैट एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर सिचुएशन देखूं, मुझे इसका आंसर अगर 1 लाना है तो मुझे सेविंग और इनकम को बराबर करना होगा। कैसा हो सकता है? सेविंग कभी भी इनकम के बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ऑटोनोमस कंजप्शन नाम का एक प्राणी है जो परेशान, हाँ, जो परेशान करता है, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। आप कहते हो कि दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस एस, और अगर आपको ये सिचुएशन लानी है y इज इक्वल्स टू एस, तो आपको कंजप्शन को जीरो करना होगा, विच इज इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। हम अब तक इतना चैप्टर पढ़ते हैं और पूरे चैप्टर में बार बार हम यही बात पढ़ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि शायद एक जो मेन चीज है वो यही है पूरे चैप्टर में, कि ऑटोनोमस कंजप्शन होता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है ये। ठीक है? तो एज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं that as consumption can never be zero, so therefore savings can never be equal to income। तो यहां पर आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक?
सेकंड, आप कहते हो कि एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, क्यों? सेविंग का इनकम क्या है? क्या सेविंग कभी इनकम से ज्यादा हो सकती है? नहीं, फिर से कंजप्शन भाई साहब बीच में आ जाएंगे, है ना। तो सेविंग कभी भी हमारी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इस रीजन की वजह से भी आप कह सकते हो कि एपीएस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। क्या एपीएस लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेविंग तो इनकम से कम ही होती है, सेविंग तो इनकम से कम ही होती है। तो क्योंकि सेविंग इनकम से कम होती है, इस वजह से एपीएस लेस देन 1 होता है। आप चाहो तो ना इस तरीके से यहां पर लिख भी सकते हो कि यहां पर इसके लिए लिख दो कि आपकी सेविंग है सपोज 3 और आपकी इनकम है 4, तो सेविंग कम है, इनकम ज्यादा है, तो आपका आंसर कैसा आ रहा है? लेस देन 1 ही आ रहा है ना। एपीएस 0 हो सकता है? हाँ, सेविंग 0 हो जाती है। बिल्कुल। अगर मुझे इसका आंसर 0 लाना है तो मुझे सेविंग को 0 करना होगा, और ये पॉसिबल है कि सेविंग जो होती है वो 0 होती है जब हमारा कंजप्शन किसके बराबर हो जाता है? इनकम। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्योंकि सेविंग 0 होती है तो यस, एपीएस कैन बी इक्वल टू 0। एपीएस नेगेटिव होती है? बिल्कुल। जब आपकी इनकम का लेवल 0 होता है तो एक ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, और उस ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। हाँ, तो जब सेविंग्स नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है एपीएस बढ़ता है, बिल्कुल, बिकॉज देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनकम और सेविंग के बीच में, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती है। तो क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये बार बार बोल रही हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रीजन एमसीक्यू, या हो सकता है 3 नंबर तक का क्वेश्चन भी आपसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है सारी चीजें, कुछ भी रटना नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सिर्फ इसकी एक ही प्रॉपर्टी पढ़नी है कि एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कैसे? अगर मैं यहां पे देखूं भाई 0 और 1 तक मतलब जाती है, एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 तक जाती है। कैसे? मैं कह रही हूं कि मुझे एमपीएस 0 लेकर आना है, तो एमपीएस 0 कब आएगा? जब मेरी सेविंग 0 हो जाएगी ना, जब चेंज इन सेविंग 0 होगी। और ऐसा कब होगा? जब आप अपनी बढ़ती हुई सारी इनकम कंज्यूम कर लो। ऐसा तभी हो सकता है ना, जब आपने अपनी सारी बढ़ती हुई इनकम कंज्यूम कर ली तो आपकी सेविंग्स तो बढ़ी नहीं, सेविंग्स में कोई चेंजेस नहीं आए, तो आपका डेल्टा सी जब 0 हो गया तो एमपीएस ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या एमपीएस 1 के बराबर हो सकता है? कब होगा ऐसा? जब दोनों बराबर होंगे, जब मेरी इनकम मेरे सेविंग के बराबर होगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज कि अभी तो आपने कहा कि सेविंग और इनकम बराबर नहीं होते। मैंने बिल्कुल यही कहा, सेविंग और इनकम बराबर नहीं होते, बट यहां मैं क्या कह रही हूं? चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग के बराबर है भाई। अगर 100 रुपए से मेरी इनकम बढ़ी है तो सेविंग भी 100 रुपए से बढ़ी है, उनका चेंज इक्वल है। वो दोनों इक्वल नहीं है, बात समझ आ रही है? वो दोनों का चेंज इक्वल है। और अगर आपने अपनी बढ़ती हुई सारी इनकम को सेव कर लिया होगा तो विच मींस कि आपका जो चेंज इन कंजप्शन होगा वो 0। इसका मतलब आपने अपने कंजप्शन में कोई चेंज नहीं किया, बढ़ती हुई सारी इनकम आपने सेव कर ली। तो बस यहीं से निकलती है आपकी एमपीएस की वैल्यू। रटना नहीं है, समझना है। ठीक, चलो अब यहीं से निकलता है एक सेविंग फंक्शन। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोपेंसिटी टू सेव्स के टाइप क्या है। न्यूमेरिकली आपको ये सेविंग फंक्शन ध्यान रखना है। अब आप समझ सकते हो इसके सारे एलिमेंट। माइनस एस क्या होता है? डिससेविंग, विच इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहां पर मैंने लिखा है 1 माइनस बी। याद करो कि बी क्या होता था? एमपीसी। तो 1 माइनस बी है एमपीएस। क्यों? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशनशिप है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगी वो रिलेशनशिप से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी बस इतना समझ लो कि 1 माइनस बी क्या होता है? एमपीएस। और वाई क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली हमारे काम आने वाला है। तो हमने ऑलरेडी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि एपीसी और एमपीसी क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि एपीएस और एमपीएस क्या होते हैं। तो अगर कभी हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाए इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में तो हमें डिफरेंस भी आना चाहिए, खुद से बनाना भी आना चाहिए। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे डिफरेंस करा देती हूँ, बट आगे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो मैं तो आपको डिफरेंस करा रही हूँ एपीसी और एमपीसी के बीच में। अगर एग्जाम में डिफरेंस आ गया एपीसी और एपीएस
तो आप उसे लिखने लायक हो, आप बना सकते हो अपने आप डिफरेंस। तो ऐसा आपको कॉन्सेप्ट अपना रेडी करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। सबसे पहले आता है मीनिंग। एपीसी क्या था, हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये वो रेशो है जहां पर हम अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं एट अ कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। वहीं पे जो एमपीसी है वो उसी चीज को किस चीज में रिप्रेजेंट करता है, चेंज की फॉर्म में, कि हमारे इनकम में चेंज हो जाने की वजह से हमारा कंजप्शन कितने से चेंज हुआ। फॉर्मूला दोनों का अलग अलग होता है। एपीसी का होता है सी अपॉन वाई और एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, विच मीन्स चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। वैल्यू इक्वल टू जीरो, एपीसी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। रीजन क्या है, क्योंकि कभी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, बट एमपीसी जीरो हो जाता है। कब जीरो हो जाता है, जब आप अपनी सारी एडिशनल इनकम को सेव कर लेते हो, कंज्यूम नहीं करते, यानी कि जब आपका डेल्टा सी जीरो हो जाता है, यानी कि चेंज इन कंजप्शन अगर आपका जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। कब भाई 1 के इक्वल कब होगी, जब कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं, और ऐसा कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 के बराबर हो जाता है। और तो एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है। ब्रेक इवन से पहले यही वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अब मैं अगर एमपीसी की बात करूं, लेकिन एमपीसी इक्वल टू 1 तो होता है भाई जब हमारा चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम के बराबर हो जाए, तो एमपीसी लेकिन ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। एमपीसी इक्वल टू 1 तो हो सकता है, क्योंकि जब आप अपनी एडिशनल इनकम को सेव नहीं करके खर्च कर देते हो, सारी की सारी एडिशनल इनकम आपने क्या कर दी, कंज्यूम कर दी और सेविंग बिल्कुल नहीं करी, तो उस केस में इक्वल टू 1 तो हो सकता है, पर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता ये, ठीक है। क्योंकि लिमिट है हमारी एमपीसी, सिर्फ 1 ही हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स टू नेशनल इनकम, तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है एपीसी घटता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन तो बढ़ता है, बट उसके बढ़ने का रेट कम हो जाता है। और बेसिकली एवरेज ना एक तरीके का रेट ही होता है, ठीक है। तो लेकिन इसके घटने का जो रेट है वो एमपीसी के घटने के रेट से कैसा होता है, कम होता है। यहां पर भी अगर आप देखो तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी भी घटता है, बट इसके घटने का रेट एपीसी के घटने के रेट से ज्यादा होता है। क्यों, देखो बेसिकली ये एवरेज है, एवरेज का मतलब होता है जो सब में डिवाइड हो जाए, बट मार्जिनल के अंदर ना आप चेंज देखते हो, और चेंज सिर्फ एक ही से जो एक ही लेवल होता है ना, सिर्फ उसको डिफाइन करता है। तो यहां पर जो आपको डाउनफॉल का रेट है वो ज्यादा दिखता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस। अब इसका सबसे पहले मीनिंग में देखूं तो रेशो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि एक लेवल ऑफ इनकम पे कितनी आप सेविंग करते हो, वही उस चीज को किस चीज में बताता है, चेंज में, कि आपकी जब नेशनल इनकम चेंज हुई तो उससे आपकी सेविंग में कितना चेंजेस आए। दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो एपीएस एस अपॉन वाई और एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीएस की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे जब कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं तो सेविंग जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से एपीएस जीरो हो जाता है। एमपीएस भी जीरो हो सकता है, लेकिन ये कब जीरो होगा, जब चेंज इन सेविंग जीरो होगी, सिर्फ तब जब चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम के बराबर होगा, बट इस पॉइंट को आप ब्रेक इवन पॉइंट एज सच नहीं कहते हैं। उसके बाद एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कभी भी सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एमपीएस 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम के बराबर हो सकती है। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्यों नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एक आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, और उसको आपको करना ही पड़ता है, जिसको आप कहां से मीट करते हो, अपनी सेविंग से, जिसे आप डिससेविंग कहते हो। तो क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है इसलिए एपीएस भी नेगेटिव हो सकता है, बट एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस सिचुएशन को नहीं कह सकते कि चेंज इन सेविंग नेगेटिव हो जाए, ये सिचुएशन नहीं हो सकती कभी, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, ठीक है। अब डेरिवेशन देखते ही बच्चा डर जाता है कि डेरिवेशन है तो कुछ जोल ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, आसान होता है डेरिवेशन, क्योंकि ना मतलब हम ऑलमोस्ट ये जो हमारी यूनिट 3 है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एंड पे है, बस छोटे छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं, उसके बाद ये चैप्टर डन है। बट इस पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें रिपीटेडली आप पढ़ रहे थे और अब तक तो वो आपको याद भी हो जानी चाहिए। क्या हमने ये देखा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन
एग्जिस्ट करता है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है, लिविंग, लेकिन जो सेविंग होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं तो इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन उससे कम हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये डेरिवेशन कि हमें कंजप्शन कर्व से निकालना है सेविंग कर्व। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे कंजप्शन कर्व ड्रॉ करना होगा, लेकिन साथ साथ हम इनकम कर्व भी लगा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंजप्शन और इनकम का एक रिलेशन है सेविंग के साथ। तो ये होता है आपका इनकम कर्व, ठीक है। 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, और ये आपने इनकम को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि कंजप्शन कर्व ड्रॉ करो, तो कंजप्शन कर्व आप कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्टिंग में आपको पता है कंजप्शन ज्यादा होता है, तो कंजप्शन कर्व आपका ऊपर दिखना चाहिए। आप उसे वाई एक्सिस से यहाँ पर शो करेंगे। ये हो गया आपका कंजप्शन कर्व, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूं सीसी। अब आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ये कहते हो कि जो इनकम है और कंजप्शन है वो क्या है, हमारे इक्वल होते हैं। और इसी पॉइंट को आपने नाम दिया हुआ है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप कहते हो कि सेविंग क्या हो जाती है, जीरो। अब यहीं से आपको सेविंग कर्व डिराइव करना है। देखो, अगर मुझे सेविंग कर्व बनाना है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए था, वो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया जहां पर आप ये कह रहे हो कि इनकम और कंजप्शन बराबर जब हो जाते हैं, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो, वहां पे सेविंग हो जाती है जीरो। तो यहीं से आपने इसको नीचे लेकर जाना है, बिल्कुल सीधा एकदम, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉट लगानी है, ठीक। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पे सेविंग क्या है, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे आप कौन से उस पे हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे। बस यहीं से आपको अपने सेविंग कर्व ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट मिल चुका है। थोड़ा मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो सही करोगे। यहीं से आपने अपना सेविंग कर्व निकालना है, ये लो, यहीं से आपका सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया, जिसको मैंने नाम दिया एसएस, ठीक है। बस हो गया डेरिवेशन। क्या मुश्किल था इसके अंदर? आपने पहले कंजप्शन कर्व बनाया, इनकम कर्व बनाया, देखा कि कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने नाम दिया ई। इसी ई पॉइंट से आपने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेविंग वाले फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए। यहां पर आपने इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे इसको पॉइंट किया, जहां पर आपको ये पता चला कि सेविंग जीरो है। और यहीं से आपको आपके सेविंग कर्व बनाने के लिए आपको क्या मिल गया, एक हिंट पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन तो आसान है, पर इसको लिखना भी तो है। कर्व बिना एक्सप्लेनेशन के अधूरा होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आप लिखोगे कैसे? दूसरी समस्या आती है बच्चों के सामने कि लिखे कैसे। तो सबसे पहले अपने इन दोनों डायग्राम्स को, इन दोनों कर्व्स को एक नाम दो कि ये है हमारे पास फिगर नंबर ए और ये है हमारी फिगर नंबर बी। तो अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जरा एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए कि कैसे लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन। कि हमने यहाँ पे कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया है सीसी, जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी ऑटोनॉमस कंजप्शन एग्जिस्ट करता है। हमने यहाँ पर नेशनल इनकम को पॉजिटिवली स्लोप 45 डिग्री लाइन बनाई है। क्यों? क्योंकि इनकम जो है हमारी वो लगातार बढ़ रही है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करती है वो कंजप्शन के साथ। दोनों एक पॉइंट पे बराबर हुए, ई पॉइंट पे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा, जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, इनकम और कंजप्शन, बट सेविंग क्या हो जाती है, जीरो। और इसी से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे वाली फिगर पे ड्रॉ किया, और उस पे हमने देखा कि हमारी सेविंग क्या थी, जीरो के बराबर। उसको नाम दिया आर। हमने एस और आर को मिला दिया, और अगर इस कर्व को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो मुझे पूरा सेविंग कर्व यहां से मिल गया। बस इन्हीं चीजों को आपको वर्ड्स में लिखना होता है, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। डेरिवेशन क्लियर हो गया?